दुनिया में 1.25 करोड़ से कुछ ज्यादा आबादी वाले यहूदियों के पास अकेला देश इजराइल है। इस पर कब्जे को लेकर भी अरब मुल्क होड़ में है। वहीं कुर्द समुदाय के हाल इजरायलियों से भी बदतर है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले इन लोगों की संख्या यहूदियों से भी 2 गुनी से ज्यादा है, लेकिन इनके हिस्से कोई देश नहीं है। इसकी वजह भी यही मुस्लिम देश है। आतंकी गुट हमास के हमले के बाद से इजराइल लगातार जवाब दे रहा है। अब इस जंग में पड़ोसी देश भी शामिल हो चुके हैं। अरब समेत ज्यादा मुस्लिम बहुल देश जो हैं लगातार यहूदियों को पीछे हटने की सलाह दे रहे हैं। यहां तक कि उसके खिलाफ साइकोलॉजिकल लड़ाई तक छिड़ गई है। जूइश के अलावा लगभग 4 करोड़ की आबादी वाले कुर्द भी इराक, तुर्की और सीरिया में रिफ्यूजियों की तरह जीने को मजबूर है। कुर्द कहां से आए, इस पर कोई बहुत साफ बात नहीं मिलती। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों का दावा अलग अलग है कि इस्लाम के आने से पहले कुर्द बुत परस्त हुआ करते थे, यानी मूर्ति पूजा करते थे। ये भारत और ईरान के मिश्रित तौर तरीके मानने वाले थे। 7वीं सदी में इनका इस्लाम से संपर्क हुआ और जल्द ही ये लोग इस्लाम को मानने लगे। फिलहाल ज़्यादातर कुर्द सुन्नी हैं, इसके अलावा शिया और सूफी भी हैं। ज़्यादातर कुर्दिश जाति इराक, ईरान, तुर्की और सीरिया में रह रहे हैं। ये इन सभी देशों की सीमाओं के हिस्से में रहते हैं, जिसे इन लोगों ने कुर्दिस्तान का नाम दिया हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी देश इसे मान्यता नहीं देता। कुर्दिस्तान जैसी कोई जगह आप अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर देखें तो कोई नहीं मिलती है। इस देश को मान्यता देने के लिए इन सभी मुल्कों को अपना कम ज़्यादा टुकड़ा खोना होगा। जब कुर्दिश सुन्नी या शिया हैं और मुस्लिम बहुल देशों में ही रह रहे हैं तो उन्हें अलग मुल्क की ज़रूरत ही क्या है, ये सवाल उठता रहा। इसकी वजह भी इन्हीं देशों में छिपी है। एशियाई मूल के इन लोगों का धर्म तो बदल दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं रीति रिवाज थोड़े अलग रहे। इसी आधार पर उनके साथ भेदभाव होने लगा, यहाँ तक कि उन्हें देश का नागरिक मानने तक से इनकार कर दिया गया। इसी बात पर नाराज कुर्द जाति ने 20वीं सदी की शुरुआत से अपने अलग मुल्क की मांग शुरू कर दी। पहले विश्व युद्ध के दौरान इन लोगों ने ब्रिटिश और फ्रेंच सेना का साथ दिया। इसके बदले में उन्हें भरोसा दिलाया गया कि वो अलग देश बनाने में उनकी मदद करेंगे। इसी दौरान ट्रीटी ऑफ सर्व्स बना, जो कुर्दिस्तान बनाने की बात करता था। हालांकि तुर्की की तत्कालीन सरकार ने इस संबंध को सिरे से नकार दिया। यहाँ तक कि कुर्द या कुर्दिस्तान जैसे शब्द बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। कुर्दिश और तौर पर टेलीविज़न प्रोग्राम्स का टीवी प्रसारण भी रोक दिया गया। बाकी देशों ने भी तुर्की का साथ दिया। साल 1988 में इराक के हलावजा शहर में तत्कालीन सरकार ने भारी नरसंहार किया। इस ऑपरेशन का नाम था द स्पॉइल्स, यानी बिगड़े हुए लोग। इसमें अलग देश की मांग कर रहे लाखों कुर्दिश लोग मारे गए। इस तबाही का कहीं पक्का डेटा नहीं मिलता है, क्योंकि इराक में ज़्यादातर देशों की मानवाधिकार एजेंसियां नहीं पहुंच पाती हैं। तुर्की में इनकी आबादी 20% के आसपास है, लेकिन कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि कुर्दिस्तान की बात करने वाली पार्टियों को आतंकी समूह का दर्जा दिया गया है। सीरिया में 1.25 लाख से ज़्यादा कुर्दिश लोगों को देश ने नागरिकता देने से मना कर दिया, क्योंकि वो ये साबित नहीं कर सके कि वो उस देश में 1945 या पहले से रह रहे हैं। कुर्दिश और बाकी देशों में लगातार हिंसा चलती रही। इस बीच तुर्की कुछ नर्म पड़ा, क्योंकि उसे यूरोपियन यूनियन की सदस्यता चाहिए थी। उसने कुर्दिश भाषा बोलने पर लगाई पाबंदी हटा ली। इस बीच कुर्दिश लीडर्स ने अपना एक झंडा और मिलिट्री भी बना रखी है। इराकी सरकार ने सद्दाम हुसैन सरकार के गिरने के बाद कुर्दिस्तान को ऑटोनॉमी दी, लेकिन ये ऊपरी तौर पर ही है। इजराइल कुर्दिश लोगों के हमेशा पक्ष में रहा है। वहाँ कई बार इनकी मांग को लेकर छुटपुट प्रदर्शन होते रहे हैं। वैसे इसमें इजराइल का सीधा कोई हित नहीं है, लेकिन इसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तरह भी देखा जाता रहा है। देश का थोड़ा थोड़ा भाग जाने से तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान जैसे देश कुछ कमज़ोर होंगे, जिससे इनका ध्यान इजराइल से हटेगा। गौर करने वाली बात है, ये वही सारे देश हैं जिन्होंने मिलकर इजराइल पर 50 साल पहले अटैक किया था, लेकिन अब इनमें से कई देशों के इजराइल के साथ में रिश्ते सुधर रहे हैं। कुर्दिश लोगों की कहानी समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप तब फ़िलिस्तीनी लोगों की कहानी को समझ पाएंगे और दुनिया में हर उस जगह के लोगों की कहानी समझ पाएंगे जिनका कोई देश नहीं है, जो किसी देश का हिस्सा नहीं बन पाए। वो अपने अलग देश की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस देश में वो रहते हैं वहाँ पर उनको कोई अधिकार नहीं मिलते हैं, या उनको उस तरीके से अपने धर्म को चलाने का मौका नहीं मिलता है। ज़्यादातर देशों में आप देखेंगे एक डोमिनेंस होता है, जिसकी सरकार है, जिनका राज चल रहा है, उस धर्म का डोमिनेंस देखने को मिलता है, और ये बिल्कुल भी मानवता के खिलाफ दिखाई देता है। इसीलिए भारत को बहुत खूबसूरत माना जाता है। आप देखिए कि सारे धर्म जो हैं यहाँ पर उनको जो अधिकार दिए गए हैं उनसे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरती आपको धर्म को मानने के लिहाज से कहीं मिलेगी, प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से कहीं मिलेगी तो वो भारत में मिलेगी, और इसीलिए इसको ज्ञान का केंद्र भी कहा जाता है। बहरहाल आप भारत में भी कई बार धर्म के आधार पर बहुत राजनीति देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है
कि एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। कई जगह पर राजनीति हावी होती, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आप धर्मों के सम्मान के लिहाज से देखेंगे तो भारत में आप जो लोकतंत्र देखते हैं, इसीलिए वो दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन लोकतंत्र कहा जाता है। जबकि आप फिर ये अरब के जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अकेले फिलिस्तीनियों की लड़ाई नहीं चल रही है। जिन फिलिस्तीनियों के हकों के लिए अरब देश एक हो जाते हैं, वो कुर्दिश लोगों की कितनी अनदेखी करते हैं, उसका अंदाज़ा आपने इस एक्सप्लेनर से लगाया हो।